हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेप आईएएस। आप सभी लोगों का प्रेप आईएएस पे स्वागत है। फ्रेंड्स, इस सीरीज में हम लोग डेली आंसर राइटिंग सेशंस ले रहे हैं एंड सिस्टम कुछ इस तरह से है कि मंडे टू सैटरडे हम लोग डेली 2 क्वेश्चंस पोस्ट करते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे एंड यूट्यूब कम्युनिटी पे, और आपसे उम्मीद करते हैं, आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनको अटेम्प्ट करेंगे। उसके बाद उनको हम डिस्कस भी करते हैं, देन आपको मॉडल आंसर्स भी हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं। लेकिन जहाँ तक संडे की बात है, तो संडे को हम लोग ऐसे राइटिंग सेशंस कंडक्ट करते हैं एंड आज का जो सेशन है ये 12th ऐसे राइटिंग सेशन है। अब देखिए, जो आप ऐसे को अटेम्प्ट करते हैं, जो क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करते हैं, इनको आप पीयर इवेल्युएशन के लिए सबमिट कर सकते हैं। कहाँ पर? हमारा टेलीग्राम चैनल है प्रेप आईएएस पीयर इवेल्युएशन। तो यहाँ पे आप अपने आंसर्स को सबमिट कर सकते हैं एंड देखिए, ये जो चैनल है इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। अब देखिए, आज का जो हमारा ऐसे सेशन है इसमें हमने टॉपिक दिया है द क्लाइमेट इज ए कॉमन गुड बिलोंगिंग टू ऑल एंड मेंट फॉर ऑल। तो एक बहुत ही शानदार ये टॉपिक है, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। क्वेश्चंस काफ़ी बनते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से। अब देखिए, इस लेक्चर में इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमेशा की तरह सबसे एंड में एक लर्नर की आंसर शीट भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि किस तरह से जो एस्पिरेंट्स हैं वो क्वेश्चंस को डील करते हैं। ठीक है। अब देखिए, 1000 से 1200 वर्ड्स में आपको इस ऐसे को अटेम्प्ट करना है। देखिए, इस ऐसे को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा मैं इसकी स्ट्रेटजी को डिस्कस करूंगा उन लोगों के लिए जो नए नए हमारे इस इनिशिएटिव से जुड़े हैं। ठीक है। देखिए, यूपीएससी में आपको एक ऐसे को लिखने के लिए आपको पूरे 90 मिनट्स मिलते हैं। बट अगर आप देखेंगे ना, तो 60 मिनट्स काफ़ी होते हैं एक ऐसे को लिखने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी आपको 30 एक्स्ट्रा मिनट्स मिलते हैं एक ऐसे को अटेम्प्ट करने के लिए। अब क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, ये जो 30 मिनट होते हैं ना, यही डिसाइड करते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस इस 60 मिनट में कैसी होगी। तो ये 30 मिनट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इस 30 मिनट में हम लोग क्या करते हैं? एनालिसिस, जो टॉपिक दिया हुआ है उसकी ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं। क्या हमारा इंट्रोडक्शन होगा? ठीक है। क्या हमारा कंक्लूजन होगा? क्योंकि फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि ऐसे में इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन बहुत ही शानदार होना चाहिए, अपीलिंग होना चाहिए, ताकि जो एग्जामिनर है उसका इंटरेस्ट बना रहे। और क्या करेंगे? स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, क्या डिफरेंट डायमेंशंस हैं, क्या डिफरेंट पार्ट्स हैं जो आप इस ऐसे में अटेम्प्ट करेंगे, जिनको लिखेंगे। ये सब चीज़ें आप सोचते हैं इस 30 मिनट्स में। क्या करंट अफेयर आप यूज़ करेंगे, क्या कोटेशंस आप यूज़ करेंगे, ये सब इस 30 मिनट में ही होता है। क्योंकि एक बार जब आपने ऐसे को लिखना स्टार्ट कर दिया, उसके बाद अगर आप कोई चीज़ नई सोचते हैं या इंक्लूड करते हैं, तो फिर क्या होगा ना, आपका स्ट्रक्चर सही नहीं रहेगा, काफ़ी उसमें इश्यूज आ जाएंगे। तो इसलिए 30 मिनट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और इसीलिए यूपीएससी ना आपको कुछ रफ पेजेस भी देती है। जो आपको ऐसे की जो वर्कबुक मिलेगी उसमें पीछे कुछ रफ पेजेस होते हैं, तो ये काम आपको वहीं पे करना है। तो जो 30 मिनट्स हैं इसको अच्छे से यूटिलाइज करो। ठीक है। जो आपका ऐसे है उसको अच्छे से एनालाइज कर लीजिए, क्या डिफरेंट डायमेंशन है ये देख लीजिए। और जब आप इन एसेस की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे, तब भी आपको यही तरीका अपनाना चाहिए। ठीक है। यही तरीका अपनाइए, आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। ठीक है। तो ये हो गई कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कैसे हमको ऐसे को अटेम्प्ट करना चाहिए। अब आते हैं इस टॉपिक के ऊपर, द क्लाइमेट इज ए कॉमन गुड। उसके बाद क्या बोला हुआ है? बिलोंगिंग टू ऑल एंड मेंट फॉर ऑल।
तो ये एक बहुत ही प्यारा सा एक स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है। हिंदी में क्या कहेंगे? जलवायु एक सामान्य भलाई है। कॉमन गुड मीन्स सामान्य भलाई जो सभी से संबंधित है, बिलोंगिंग टू ऑल एंड मेंट फॉर ऑल, सभी के लिए है। तो देखिए सबसे पहले तो ना आपको इसका मतलब समझ में आना चाहिए कि इस ऐसे टॉपिक का मतलब क्या है। ये टॉपिक का सिंपल सा मतलब ये है कि जो क्लाइमेट है, अब देखिए क्लाइमेट के क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं ये आपको पता होने चाहिए, जैसे कि एयर हो गया, टेम्परेचर हो गया, तो ये सब आपको पहले ही पता होना चाहिए। ठीक है कि क्लाइमेट के एलिमेंट्स क्या है और इज अ कॉमन गुड। तो अब सवाल उठता है कि कॉमन गुड का मतलब क्या होता है। ये पहला क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आएगा। इसके बाद ये जो क्लाइमेट है ना, इट बिलोंग्स टू ऑल, ये सभी से संबंधित है। ऐसा नहीं है कि केवल यूएसए के पास क्लाइमेट का पूरा राइट होगा या केन्या के पास होगा या पाकिस्तान के पास होगा, ऐसा नहीं है। इट बिलोंग्स टू ऑल, ऐसा नहीं होगा कि जो हिंदूज होंगे उनके पास ही होगा, ऐसा नहीं है कि जो रिच पर्सन्स हैं उनके पास होगा, तो ऐसा नहीं है। इट बिलोंग्स टू ऑल, ये पहली बात हो गई। दूसरा, मेंट फॉर ऑल, ये सभी के लिए बना हुआ है। ठीक है, सभी के लिए इसका यूज होगा, भले ही अमीर हो चाहे गरीब हो, एग्रीकल्चर हो, हमारे एनिमल्स हों, ठीक है, फिशेज हों, ठीक है, यूएसए में लोग रह रहे हैं, सबके लिए इसका यूज होता है। तो ये चीज़ यहाँ पे इस कोटेशन का मतलब है। अब देखिए क्वेश्चन आता है कि यार ये क्वेश्चन पूछा क्यों गया है, ये टॉपिक क्यों दिया है। ये टॉपिक इसलिए दिया है क्योंकि आई थिंक आप लोग कनेक्ट कर पा रहे होंगे। देखिए क्लाइमेट और क्लाइमेट चेंज हो रहा है। अब देखिए क्लाइमेट चेंज में जितनी भी कंट्रीज हैं वो सब उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। कुछ ही कंट्रीज हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इसका जो इफेक्ट है ये सभी कंट्रीज के ऊपर पड़ रहा है। स्पेशली जो पुअर कंट्रीज हैं या फिर जो लीस्ट डेवलपिंग नेशंस हैं उनके ऊपर ज़्यादा इसका इम्पैक्ट हो रहा है, और इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आई होप अब आप समझ गए होंगे कि क्या चीज़ आपको लिखनी होगी इस पर्टिकुलर एसे के टॉपिक में। अब देखिए ये जो टॉपिक है ये हमने आपको कल दिन में ही दे दिया था अराउंड 4 PM, लेकिन केवल एक ही लर्नर ने इसको सबमिट किया है। मैं समझ सकता हूँ कि अब प्रीलिम्स आ रहे हैं तो आप कम अटेम्प्ट कर रहे होंगे, लेकिन वो लोग जो इस बार का प्रीलिम्स नहीं दे रहे हैं, ठीक है, या फिर जो अभी 1 या 2 साल के बाद देंगे, तो मेरी आपको एडवाइस होगी कि आप ऐसे को अटेम्प्ट करो। भले ही कैसा भी लिखो लेकिन लिखो, क्योंकि 1-2 बार लिखोगे ना उसके बाद काफ़ी इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब आते हैं कि ये जो ऐसे का टॉपिक है इसके क्या स्ट्रक्चर होगा, क्या डिफरेंट डायमेंशंस होंगी, उसको एक बार देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो आप इंट्रोड्यूस करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, इंट्रोड्यूस करेंगे, कंक्लूड करेंगे। देखिए क्वेश्चन में की टर्म्स क्या यूज की गई हैं। की टर्म्स यूज की हैं कॉमन गुड, ठीक है, कि ये कॉमन गुड है, एक क्लाइमेट है, एंड थर्ड वन इज बिलोंगिंग टू ऑल एंड मेंट फॉर ऑल। तो देखिए अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप इसको एक्सप्लेन करो कि कॉमन गुड क्या होता है, कॉमन गुड क्या होता है, क्लाइमेट के एलिमेंट क्या क्या होते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये जो कहा गया है इट बिलोंग्स टू ऑल एंड मेंट फॉर ऑल, इसको भी आपको एक्सप्लेन करना होगा कि आप क्या समझ रहे हो। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज़ आप समझिए कि ये जो डिफरेंट पार्ट्स मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ ना, इसके अलावा भी काफ़ी सारे पार्ट्स हो सकते हैं जो आप खुद से सोच सकते हो, और वो सभी सही भी होंगे, हो सकता है इससे भी अच्छे हों। तो ऐसा मत समझना कि जो मैं आपको बता रहा हूँ वो यूनिक चीज़ है और वही इसका स्टैंडर्ड आंसर है, ऐसा नहीं होता है। ऐसे में आप हर आदमी की जो थिंकिंग है वो अलग होती है। ठीक है, मैं अपनी थिंकिंग से इसको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे आपने एक्सप्लेन कर दिया कि कॉमन गुड क्या होता है, ठीक है, क्लाइमेट के एलिमेंट्स क्या होते हैं और किस तरह से इट बिलोंग्स टू ऑल एंड मेंट फॉर ऑल। अब क्वेश्चन आता है कि अगर ये कॉन्सेप्ट हम समझ जाएं तो इसके क्या पॉजिटिव इम्प्लीकेशंस हमको देखने को मिलते हैं। तो ये चीज़ होनी चाहिए आपकी अगली डायमेंशन। भाई क्वेश्चन में कहा गया है ना कि इट इज मेंट फॉर ऑल एंड इट बिलोंग्स टू ऑल, तो इसकी पॉजिटिव इम्प्लीकेशंस क्या हैं। बट देखिए क्वेश्चन इसलिए पूछा गया है क्योंकि लोग इसको समझ नहीं रहे हैं। तो बताइए कि इसकी निगेटिव इम्प्लीकेशंस क्या है। देखिए मेन तो क्या है कि निगेटिव इम्प्लीकेशन ही है, ठीक है, क्योंकि यही इसका की डिमांड है। लेकिन
केवल निगेटिव लिखने से काम नहीं चलेगा, आपको पॉजिटिव चीज़ें भी लिखनी होगी। ठीक है, तो आप बता दो कि ये जो टर्म है, ये जो कॉन्सेप्ट है, इसको अगर आप मानते हो तो क्या पॉजिटिव इंप्लीकेशन होगा, नहीं मानते हो तो क्या निगेटिव इंप्लीकेशन होगा। ठीक है, अब देखिए हमने डिस्कस किया था कि ये जो क्लाइमेट चेंज वगैरह हो रहा है तो इसमें सब कंट्रीज का रोल नहीं है, कुछ कंट्रीज हैं जिन्होंने इसमें ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है। ठीक है, तो वो चीज़ आप एक्सप्लेन करो जो इस टॉपिक की थीम है कि किस तरह से वन सेक्शन ऑफ ह्यूमैनिटी उसने इंटरेक्ट किया है क्लाइमेट से, जैसे कि जो डेवलप कंट्रीज हो गई, आप एग्जाम्पल दे सकते हो, और उसकी वजह से जो क्लाइमेट चेंज हुआ है किस तरह से उसने सभी को इम्पैक्ट किया है। ठीक है, देखिए आप एक के बाद एक देखिए स्ट्रक्चर में किस तरह से कनेक्शन हो रहा है, और यही कनेक्शन होना चाहिए, इसी को बोलते हैं कि आपका स्ट्रक्चर कितना अच्छा है, क्या कनेक्टिविटी आ रही है, क्या जो डिफरेंट डायमेंशन है उसमें। ठीक है, तो जो क्वेश्चन की डिमांड थी कि इट इज मेंट फॉर ऑल, इट बिलोंग्स टू ऑल, तो वो हम यहाँ पे एड्रेस कर रहे हैं। अब देखिए इसके अलावा हम सब जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और वो इसलिए हो रहा है क्योंकि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझ रहे हैं, तो वो चीज़ आपको एक्सप्लेन करनी चाहिए कि हाउ ह्यूमैनिटी हैज़ फेल्ड टू अप्रिशिएट दैट क्लाइमेट बिलोंग्स टू ऑल। ठीक है, अब देखिए जो क्लाइमेट चेंज वाला टॉपिक है, इसमें अगर आप करंट अफेयर नहीं डालोगे, ठीक है, कुछ डाटा नहीं डालोगे तो मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि आपको अपने जो स्टेटमेंट्स हैं उनको वैलिडेट करना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए जितनी भी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ ना, इन सबको आपको वैलिडेट करना होगा, कुछ एग्जाम्पल दो, ठीक है, कुछ फैक्ट्स दो, कोई करंट अफेयर है, मान लो कुछ मंथली मैगजीन में कुछ नई स्कीम वगैरह आई है, तो ये सब आपको यहाँ पे लिखना होगा, तब क्या होगा कि जो वैल्यू एडिशन काफ़ी अच्छा हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद क्या करोगे, आपने प्रॉब्लम्स तो बता दी सारी कि भाई क्या प्रॉब्लम्स है, अब बताइए कि सॉल्यूशंस क्या हैं, क्या नए नए इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, तो वो अब आपको बताना होगा क्या लेसन्स हैं जो हमने सीखे हैं। इसके बाद आप कुछ सजेशन दीजिए कि हमें और क्या चीज़ करनी चाहिए, क्या हमारा वे फॉरवर्ड होना चाहिए, एंड सबसे एंड में आपको कंक्लूड करना होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा स्ट्रक्चर। तो अगर ये सारी की सारी डायमेंशन आप अच्छे से लिख दोगे ना, तो आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन इनको ले लेते हैं, और इसमें क्या कंटेंट होना चाहिए उसका मैं आपको बेसिक आइडिया दे देता हूं, और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, एक लर्नर की जो आंसर शीट है उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब आते हैं इंट्रोडक्शन पे। देखिए जहां तक इंट्रोडक्शन की बात है ना, तो आप कोई कोटेशन यूज कर सकते हो, आप कोई करंट अफेयर आइटम यूज कर सकते हो, ये मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि, या फिर आप एनेक्डोट कोई स्टोरी वगैरह बना सकते हो। इस पर्टिकुलर ऐसे में हमने कोटेशन लिया है जो बहुत ही प्यारा कोटेशन है, और इस कोटेशन से ये जो थीम है ना, ये आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। अब देखिए ये जो कोटेशन क्वेश्चन में पूछा हुआ है ना, ये पोप फ्रांसिस ने दिया था। अगर आपको ये पता है तो आप इसको मेंशन कर सकते हो, बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। ठीक है, बट मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों को पता नहीं होगा, कोई इशू नहीं है। तो देखिए क्लाइमेट चेंज पे आपको कुछ कोटेशन याद रखने होंगे। अब देखिए जो ये जो सेकेंड कोटेशन है ना, कि वी डू नॉट इनहेरिट द अर्थ फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स, वी बोरो इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन। ठीक है, वी बोरो इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोटेशन है, और इसका मतलब क्या है कि जो क्लाइमेट है वो पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर जो जनरेशन है सबसे बिलोंग करता है। तो जो क्वेश्चन की जो थीम है ना, वो इस कोटेशन से काफ़ी अच्छे से आप डिस्क्राइब कर सकते हो। या फिर दूसरा कोटेशन भी है जो यहाँ नंबर 2 पे लिखा हुआ है, अ लिटिल ऑफ द अर्थ बिलोंग्स टू दोज हु आर लिविंग। लिटिल, ठीक है, लिटिल, अ लिटिल टू दोज हु आर डेड, ठीक है, बट अ लार्ज पार्ट, ठीक है, लार्ज पार्ट बिलोंग्स टू दोज हु आर येट टू बी बोर्न। तो मैसेज सब में सेम ही है कि जो हमारी अर्थ है, ये जो क्लाइमेट है, ये सबसे बिलोंग करता है, भले ही वो पास्ट जनरेशन हो, प्रेजेंट हो या फिर फ्यूचर हो। तो मैसेज यहाँ पे एकदम क्लियर हो जाएगा। अब आता है सेकेंड डायमेंशन, जहां पे आपको ये बताना होगा कि कॉमन गुड का मतलब क्या है। देखिए कॉमन गुड एक ऐसा गुड है जो काफ़ी कॉमन है, ऐसा समझ सकते हो, सभी लोगों को, सभी लोग उसको शेयर कर सकते हैं, सभी के लिए बेनिफिशियल है, यही डेफिनेशन होती है कॉमन गुड की। विच इज शेयर्ड बाय ऑल एंड बेनिफिशियल टू ऑल, तभी उसको कॉमन गुड कहा जाएगा। मीन्स किसी भी
इंडिविजुअल का उस पर ऑनरशिप राइट्स नहीं होंगे, एक्सक्लूसिव राइट्स नहीं होंगे, इसीलिए तो वो कॉमन गुड है। जैसे कि क्लाइमेट हो गया। अब देखिए क्लाइमेट के एलिमेंट्स क्या होते हैं, एयर हो गया, रेन हो गया, सनलाइट हो गया। अब देखिए जहां तक सनलाइट की बात है तो सनलाइट एक कॉमन गुड है, सभी इसको शेयर करते हैं और किसी का भी इस पे एक्सक्लूसिव राइट नहीं है। कल को अगर कोई कंट्री बोले, मान लो कि ऑस्ट्रेलिया हो गई, कि भाई सनलाइट जितनी भी है ना उस पर केवल मेरा राइट रहेगा, तो ये चीज़ नहीं मानी जाएगी, क्योंकि सनलाइट एक कॉमन गुड है। तो इसी से आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि किस तरह से जो कॉमन गुड हैं दे बिलोंग्स टू ऑल। ठीक है, सनलाइट हो गया, एयर हो गया, रेन हो गया, ये सभी को चाहिए होता है, बिना इनके कोई रह नहीं सकता है। ठीक है, एंड मेंट फॉर एवरीवन, भले ही ह्यूमंस हो या फिर एनिमल्स हो, सबको इसकी आवश्यकता होती है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी होगी कि कॉमन गुड क्या होता है, क्लाइमेट के एलिमेंट्स क्या होते हैं, और किस तरह से इट बिलोंग्स टू ऑल एंड मेंट फॉर ईच एंड एवरीवन, ये आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा। अब देखिए ये जब आपने एक्सप्लेन कर दिया, इसके बाद आती है अगली डायमेंशन कि अगर इस कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं कि इट इज मेंट फॉर ऑल, बिलोंग्स टू ऑल, तो इसकी क्या पॉजिटिव इंप्लीकेशन देखने को मिलती है, और वो आपको देखने को मिलेगी जो जॉइंट एफर्ट्स लिए जा रहे हैं क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने में। तो वो चीज़ आप यहाँ पे लिख दो। क्यों? क्योंकि हम समझ रहे हैं कि क्लाइमेट हम सबकी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, इसीलिए जॉइंट एफर्ट्स लिए जा रहे हैं। यहाँ पे आप एग्जांपल दे सकते हो, UNFCCC का हो गया, अब पेरिस क्लाइमेट डील जो काफ़ी फेमस है, काफ़ी न्यूज़ में होती है। इंडिविजुअल लेवल पे, कम्युनिटी लेवल पे जो इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, जैसे कि कानपुर में एक इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट है, ये भी काफ़ी न्यूज़ में रहता है। ठीक है, इनको आप बता सकते हो। देन आप हिस्टोरिकल डायमेंशन ऐड कर सकते हो कि अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडियन ट्रेडिशन क्या बोलती है, रिस्पेक्ट फॉर नेचर। ठीक है, हम तो नदियों की भी पूजा करते हैं, एयर की भी पूजा करते हैं, पवन देव। ठीक है, हम तो सन की भी पूजा करते हैं, सूर्य देवता, सबकी पूजा करते हैं। तो ये हमारी ट्रेडिशन है। आप ट्राइबल पॉपुलेशन की बात कर सकते हैं जो आज भी नेचर को वर्शिप करती है, आप सेक्रेड ग्रुप्स का एग्जाम्पल दे सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप बता सकते हो कि अगर ये कॉन्सेप्ट हम मानते हैं तो इसका क्या पॉजिटिव इम्प्लीकेशन होता है। लेकिन ये इतना डिमांडिंग नहीं है। डिमांडिंग क्या आएगा, निगेटिव। इसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा कि इसकी निगेटिव इम्प्लीकेशन क्या है। तो देखिए क्लाइमेट चेंज में आप जितना भी चीज़ें पढ़ते हैं ना, वो सब आपको यहाँ पे लिखना होगा। लेकिन देखिए ध्यान क्या रखना है, जो भी चीज़ आप लिखो ना, कुछ फैक्ट होना चाहिए, कुछ डाटा होना चाहिए जो उसको सपोर्ट करे। जैसे कि देखिए क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और क्लाइमेट चेंज ऐसा नहीं है कि किसी एक कंट्री में ही हो रहा है, इट इज अफेक्टिंग ऑल। और किस तरह से देखिए एक्सट्रीम इवेंट्स बढ़ गए हैं, फ्लड्स बढ़ गई हैं, ड्रॉट्स वगैरह बढ़ गई हैं, मॉनसून काफ़ी इरेटिक हो गया है। ठीक है, जब रेनफॉल होना होता है तब तो होएगा नहीं, लेकिन जब नहीं होना होता है तब हो जाता है। तो इस चीज़ को आपको एक्सप्लेन करना होगा। सी लेवल राइज, ठीक है, सी लेवल राइज, तो जिस तरह से जो पुअर कंट्रीज हैं, जो आइलैंड कंट्रीज हैं, उन पे किस तरह से इसका इंप्लीकेशन हो रहा है, माइग्रेशन हो रहा है। और माइग्रेशन होगा तो क्या होगा, स्लम्स बढ़ेंगे, तो सभी लोगों पे इसका इम्पैक्ट हो रहा है। पोल्यूशन बढ़ रहा है, हेल्थ पे इफेक्ट हो रहा है। अर्बनाइजेशन की आप बात कर सकते हो कि डिफोरेस्टेशन होगा अर्बनाइजेशन से, तो उससे किस तरह से इम्पैक्ट हो रहा है। जो रूरल एरियाज हैं वहाँ पे इश्यूज क्रिएट होते हैं। एग्रीकल्चर में किस तरह से प्रोडक्टिविटी कम हो जा रही है, ये आपको बताना होगा, और इसका इम्पैक्ट जो है ना सभी पे होगा। फूड सिक्योरिटी ऑफ एवरीवन विल बी कॉम्प्रोमाइज अगर ये चीज़ होगी काफ़ी सीवियर। तो ये आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा। और देखिए इनके जो डाटा है ना वो सब मैंने यहाँ पे रखे हैं, आप इनको नोट कर सकते हैं अगर आपके पास नहीं है। ये सब मैंने जो ईयरली मैगजीन्स वगैरह होती हैं कंपाइलेशन, वहीं से मैंने उठाया है। तो ये सब आपको पता भी होगा, नहीं पता है तो आप इनको यहाँ से ले सकते हो। जैसे कि सी लेवल राइज का डाटा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, जो हिमालयज में क्या टेम्परेचर में चेंजेस आ रहे हैं वो सब मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, और इनको एक्सप्लेन करने का कोई मतलब है नहीं। ठीक है, जैसे कि WMO का डाटा है कि नंबर ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स वो बढ़ गए हैं, ठीक है, अबव एवरेज थे 2020 में। तो इस तरह से आपको अपने आर्ग्यूमेंट्स को, अपने स्टेटमेंट्स को आपको वैलिडेट करना होगा किसी ना किसी फैक्ट के साथ, तो मजा आएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद आता है जो अगली डायमेंशन हमने डिस्कस करी थी, इंटरेक्शन ऑफ वन सेक्शन ऑफ ह्यूमैनिटी विद द क्लाइमेट हैज इंपैक्टेड ऑल। देखिए डेवलप्ड वर्सेस डेवलपिंग,
आज जो क्लाइमेट चेंज हम लोग देख रहे हैं उसमें मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन है डेवलप्ड कंट्रीज का, और इससे डेवलप्ड एंड डेवलपिंग दोनों ही कंट्रीज जो हैं अफेक्टेड हो रही हैं। लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके पास काफ़ी पैसा है, ठीक है, तो वो उसको टैकल कर पा रही हैं। लेकिन जो पुअर कंट्रीज हैं उनके पास नहीं है, तो काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है। वो चीज़ आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी होगी कि किस तरह से इंटरेक्शन है। देखिए यहाँ पे यूएनईपी की रिपोर्ट है, एमिशन गैप रिपोर्ट 2020। ये रिपोर्ट बोलती है कि जो टॉप 4 एमिटर्स हैं वो कौन है? चाइना, यूएसए, यूरोपियन यूनियन प्लस यूके एंड इंडिया, जो कि लगभग 55% कंट्रीब्यूट करते हैं ग्रीन हाउस गैस एमिशन में। तो इस तरह से आप इस चीज़ को वैलिडेट कर सकते हो कि वन सेक्शन ऑफ ह्यूमैनिटी किस तरह से इंटरेक्ट कर रहा है और उसका इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड पे देखने को मिलता है, ग्लोबली उसका इम्पैक्ट हमको देखने को मिलता है। अब देखिए इसको आप नेशनल लेवल पे भी बता सकते हो, जैसे कि हिमालयाज हैं, अगर वहाँ पे डिफॉरेस्टेशन होता है तो क्या होगा? जो रिवर्स हैं जिनका ओरिजिन वहीं पे है उनमें सिल्ट कंटेंट बढ़ जाएगा, और उससे क्या होगा? जो नॉर्दर्न एरिया है वहाँ पे फ्लड्स वगैरह आ जाएंगे। इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे आप, लिंक कर पा रहे हो, ठीक है। और क्या होगा? देखिए अगर हिमालयाज में डिफॉरेस्टेशन होगा तो इससे जो मॉनसून पैटर्न है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि हिमालयाज का जो तिब्बतन प्लेटू है इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है मॉनसून के लिए। तो इससे क्या होगा? जो पेनिनसुलर एरिया वहाँ पे ड्रॉट वगैरह आ जाएगी, भाई बरसात ही नहीं होगी तो क्या करेंगे, ठीक है। तो एक सेक्शन के एक्शन से बाकी जगह पे भी इसका इंपैक्ट हो रहा है, ये आप बता सकते हो। आप पुअर वर्सेस रिच की बात कर सकते हो कि जो मैक्सिमम जो एक्सप्लॉयटेशन किया है वो तो रिच लोगों ने किया है, उनका कंजम्पशन काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन सफ़र कौन कर रहे हैं? जो पुअर पीपल हैं, जो पुअर कंट्रीज़ हैं, वो सफ़र ज़्यादा करते हैं। तो ये हो जाएगा यहाँ पे। अब इसके बाद क्या डायमेंशन आएगी? हाउ ह्यूमैनिटी हैज़ फेल्ड टू अप्रिशिएट दैट क्लाइमेट बिलोंग्स टू ऑल। हम इस चीज़ को नहीं मान रहे हैं कि क्लाइमेट सबसे बिलोंग करता है, मेंट फॉर ऑल। इसके एग्जाम्पल दे दो। देखिए बहुत ही प्यारा ये यहाँ पे आपको डाटा मिलेगा कि अगर होल वर्ल्ड लाइव लाइक यूएसए, तो जो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट होंगे वो कितने होंगे? 4.8 अर्थ। इसका मतलब क्या है कि जो यूएसए के लोग हैं वो कितने ज़्यादा रिसोर्सेज कंज्यूम कर रहे हैं। तो इस चीज़ से आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि किस तरह से हम आज भी इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पा रहे हैं। इसका एक और डाटा है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है कि कौन इसको रिलीज करता है। तो जर्मन वॉच इसको रिलीज करती है, एंड ये जो रैंकिंग इसने दी ना उसमें जो टॉप 3 प्लेसेस हैं वो खाली हैं, उनमें किसी भी कंट्री को नहीं डाला है क्योंकि किसी के एफर्ट्स ऐसे है ही नहीं। तो इससे आप इसको वैलिडेट कर सकते हो कि किस तरह से ह्यूमैनिटी हैज फेल्ड टू अप्रिशिएट दैट क्लाइमेट बिलोंग्स टू ऑल, ठीक है। तो जितनी भी निगेटिव डायमेंशंस है ना वो सब हमने बता दी कि भाई इश्यूज क्या है। अब आपको बताने होंगे कि क्या सॉल्यूशंस हैं, क्या इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। तो काफ़ी कुछ है। देखिए आप यहाँ पे यूएसए का भी एग्जांपल दे सकते हो कि किस तरह से वो जो पेरिस क्लाइमेट डील थी उससे अलग हुआ था। तो ये आप यहाँ पे लिख सकते हो, वो भी एक अच्छा पॉइंट होगा, ठीक है। इनिशिएटिव क्या है? तो देखिए आप पेरिस डील की बात कर सकते हो, आप एनडीसी की बात कर सकते हो, जो आप इंडिया के जो गोल्स हैं, नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस, उनको आप एक्सप्लेन कर सकते हो। एंड देखिए यहाँ पे एक चीज़ और है, बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो अभी तक एनडीसी को इम्प्लीमेंट ही नहीं कर रही हैं। तो ये पॉइंट भी आप लिख सकते हो, कहाँ पे? यहाँ पे इसको लिख सकते हो। तो देखिए काफ़ी कुछ है और हर चीज़ मैं आप बता नहीं सकता हूँ, आपके पास काफ़ी इन्फॉर्मेशन है, आप चीज़ों को लिंक कर सकते हैं। इसके अलावा आप एसडीजी की बात कर सकते हैं, 2030 गोल्स की आप बात कर सकते हैं। इंडिया के कंटेक्स्ट में आप जो नेशनल एक्शन प्लान है क्लाइमेट चेंज, जैसे कि सोलर मिशन हो गया, वाटर मिशन हो गया, इनकी आप बात कर सकते हो। सोलर अलायंस की आप बात कर सकते हो कि ये सब इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। अब इसके बाद आएगा क्या सॉल्यूशंस आप सजेस्ट करोगे। तो देखिए यहाँ पे आपको काफ़ी कुछ डायमेंशंस कवर करनी चाहिए, जैसे कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी होगी, उनको ब्लेम गेम नहीं करना होगा। यहाँ पे आप पल्यूटर पेज प्रिंसिपल की बात कर सकते हो कि भाई जो जितना पल्यूट करेगा वो उतना ही उसको पेमेंट करना होगा, उतने उसको एफर्ट्स लगाने होंगे। तो डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए आप इतनी बात कर सकते हो, ठीक है। देन देखिए आप ह्यूमैनिटी को एक सजेशन दे सकते हो कि भाई आपकी जो लाइफ स्टाइल है वो आपको चेंज करनी होगी, ठीक है।
कंजप्शन कम करिए, जितनी आपकी नीड है उतना ही करिए। नीड वर्सेस ग्रीड, जो गांधी जी का कोटेशन है वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। तो जो हमारा लाइफ स्टाइल है वो पैटर्न हमको चेंज करना होगा, ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी। आप नई नई टेक्नोलॉजी की बात कर सकते हैं, जैसे कि कार्बन कैप्चर, जो हमने अभी एक आंसर राइटिंग सेशन जो लिया था उसमें हमने इसको डिटेल में डिस्कस भी किया था, तो वो भी आप यहाँ पे बात कर सकते हो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हमको सही से इंप्लीमेंट करने चाहिए, उसकी आप बात कर सकते हो, ठीक है। देन इट मस्ट बी रिकॉग्नाइज दैट नेचुरल रिसोर्सेज आर नॉट अनलिमिटेड। भाई वो लिमिटेड है, ये चीज़ हमको रिकॉग्नाइज करनी पड़ेगी। और अगर हम सबको आज ही कंज्यूम कर लेंगे तो जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है उनका क्या होगा। तो ये पॉइंट आना चाहिए सजेशन में कि हमको इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करना होगा कि भाई रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, तो क्या करें, जो नेचुरल फ्रेंडली अल्टरनेटिव्स हैं उनको यूज़ करना चाहिए, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, सोलर पावर हो गया, ठीक है, बायोमास वगैरह हो गया, इनका हमको यूज़ करना चाहिए। और यहाँ पे आप एग्जांपल दे सकते हो कि देखिए लिविंग कार फ्री, ठीक है, कार की अगर आप कार को छोड़ दें तो उससे देखिए यू कैन सेव 2.4 टन्स ऑफ CO2 पर ईयर। देखिए कितना बड़ा ये क्वांटिटी है, ठीक है। तो इस तरह से जो नेचुरल फ्रेंडली अल्टरनेटिव्स हैं उनको हमको यूज़ करना चाहिए। अब इसके बाद आएगा कंक्लूजन। देखिए कंक्लूजन में आप कोई कोटेशन यूज़ कर सकते हैं, कोई अच्छा सा सेंटेंस आप फ्रेम कर सकते हैं, जैसे कि देखिए ह्यूमंस हैव टू लर्न टू केयर अबाउट व्हाट हैपन्स टू अदर स्पीसीज एंड इकोसिस्टम, ठीक है, टू ट्रीट नेचर एज इफ इट इज मैटर। देखिए हमको नेचर को एज एन ऑब्जेक्ट नहीं ट्रीट करना चाहिए, एज ए लिविंग बीइंग उसको ट्रीट करना चाहिए, और उसकी वेल बीइंग से ही हमारी वेल बीइंग होगी, ये चीज़ हमको समझनी होगी। वी नीड टू लर्न दिस पॉइंट, ठीक है, ये आप कंक्लूजन में लिख सकते हैं। इसके बाद आप गांधी जी का जो कोटेशन है वो लिख सकते हैं, जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि द अर्थ हैज इनफ फॉर एवरीवन्स नीड्स बट नॉट एवरीवन्स ग्रीड, ठीक है। तो नीड वर्सेस ग्रीड, इस पे भी आप कंक्लूड कर सकते हो, या फिर आप ऐसी सिविलाइजेशन की बात कर सकते हो जो कि इकोलॉजिकली बैलेंस्ड हो। तो हमको इस तरह के एफर्ट करने चाहिए कि ऐसी स्ट्रेटजीज बनानी चाहिए जिससे इकोलॉजिकली बैलेंस सिविलाइजेशन हम बना सकें। तो ये भी काफ़ी अच्छा कंक्लूजन हो जाएगा। अब देखिए इसी के साथ ये जो पूरा टॉपिक है ना मैंने डिस्कस कर लिया है, क्या क्या डिफरेंट डायमेंशन हो सकती हैं एंड क्या क्या उसमें कंटेंट आप लिखोगे, ये सब मैंने काफ़ी ब्रीफ में डिस्कस किया है। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है ना, जब आप एक डायमेंशन से दूसरी डायमेंशन में शिफ्ट करते हो ना, तो दोनों पैराग्राफ के बीच में कनेक्शन होना चाहिए। और इसके लिए ना आप क्या करो, जब आप इंट्रोड्यूस करते हो ना उसके बाद ही एक छोटा सा पैराग्राफ लिख दो 4 से 5 लाइन का, और उसमें जो डिफरेंट डायमेंशंस है आपके ऐसे की उनको वहीं पे लिख दो, ताकि जो एग्जामिनर है उसको पता चल जाए कि क्या डिफरेंट डायमेंशंस हैं जो आप इस ऐसे में कवर करने वाले हो। तो इस तरह से ना आप इस लिंकेज को क्रिएट कर सकते हो आपके ऐसे में, और काफ़ी लोगों को इसमें दिक्कत होती है। तो उसका सोल्यूशन है, बहुत सिंपल सा सोल्यूशन है, एक छोटा सा पैराग्राफ आपको लिखना होगा। और देखिए अगर स्टेप बाय स्टेप आप चलेंगे ना, एक जो डायमेंशन है उसके बाद जो उससे रिलेटेड जो सेकंड डायमेंशन है, तो उसको स्टार्ट करने में आपको दिक्कत भी नहीं आएगी, आप आराम से उसको लिंक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाएगी कि किस तरह से लिंक किया जाए। अब क्या करेंगे, हम एक लर्नर की जो आंसर शीट है उसको देख लेते हैं, केवल एक ने सबमिट किया था तो इसको देख लेते हैं। एंड इन्होंने देखिए शुरुआत की है, काफ़ी कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट्स इन्होंने लिखे हैं, जैसे कि ह्यूमन हैव रीच्ड मार्स विद द हाफ ऑफ सैटेलाइट्स, ठीक है, हेल्प ऑफ सैटेलाइट्स, ठीक है, बट फेल्ड टू मेक अर्थ अ हेवनली प्लेनेट टू लिव इन। तो देखिए इन्होंने इस तरह के 3 से 4 सेंटेंस यूज़ किए हैं, ठीक है। तो ये बताया है कि काफ़ी सारे फ्रंट्स पे जो ह्यूमन है उन्होंने काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट हासिल किया है, अचीव किया है, लेकिन जब बात आती है एनवायरनमेंट की बात आती है, जब अर्थ के रिसोर्सेज की बात आती है, तो हम काफ़ी पीछे हैं। तो इससे ये क्लियर मैसेज जा रहा है, जो थीम है क्वेश्चन की वो अच्छे से यहाँ पे आपने बता दी है, ठीक है। उसके बाद देखिए आपने क्या किया है, ह्यूमन कंटिन्यू टू लिव प्रोस्परसली, वही बात आप यहाँ पे कर रहे हैं। आप पेरिस क्लाइमेट डील की आपने यहाँ पे बात की है, बट देखिए यहाँ तक तो सही है, ठीक है, यहाँ तक तो सही है, लेकिन इसके बाद ना आपको जो ऐसे का जो टॉपिक है ना उसको एक्सप्लेन करना चाहिए कि भाई कॉमन गुड क्या है। और ये आपने इस पूरे ऐसे में कहीं पे भी एक्सप्लेन नहीं किया है कि कॉमन गुड किस तरह से है, किस तरह से इट बिलोंग्स टू ऑल, किस तरह से
मेंट फॉर ऑल। तो जो डिमांड है ना क्वेश्चन की, वो आपने यहाँ पे फुलफिल नहीं की है, वो आपने मिस कर दी है। तो देखिए ऐसा मत करो। ऐसे में जो की डिमांड है उसको तो एटलीस्ट आपको एड्रेस करना ही चाहिए। बाकी देखिए कंटेंट आपके पास काफ़ी अच्छा है, मैंने देख लिया, कंटेंट का इशू नहीं है, लेकिन किस तरह से स्ट्रक्चर होना चाहिए, किस तरह से आपको डिफरेंट पार्ट्स को अरेंज करना चाहिए, क्या डिफरेंट पार्ट्स होने चाहिए, यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम लगी। और देखिए कॉमन गुड को आपने एक्सप्लेन नहीं किया है, क्लाइमेट को आपने एक्सप्लेन नहीं किया है, और जो दो अलग डायमेंशन है उनको आपने एक्सप्लेन नहीं किया है, तो ये एक इशू है, ठीक है। फिर देखिए आपने बात की है पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट की, जो कि काफ़ी हिस्टोरिक है, ठीक है, कमेंडेबल है, लेकिन उसके बावजूद भी काफ़ी सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो अभी इसको लेकर सीरियस नहीं है। ये सब आपने यहाँ पे लिखा है। फिर देखिए आपने लिखा है कि जैसे कि जो एनडीसी हैं वो काफ़ी कंट्रीज ने अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किए, मतलब जो कंट्री है वो सीरियस नहीं है, जो डेवलप्ड नेशंस हैं वो अभी तक इसके लिए सीरियस नहीं है। ये बात आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हो, ठीक है, ये बात आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हो। इसके बाद देखिए आपने क्या लिखा है, इसके बाद आपने लिखा है कि ये जो इग्नोरेंस हो रही है इसका क्या इफेक्ट होगा फ्यूचर जनरेशन पे। ये आपने यहाँ पे लिखा है कि मॉडर्न एरा द पॉइंट इज कैन द प्राइस फॉर आवर टूडेज विजिबल प्रोस्पेरिटी बी सो हाई दैट एज टू डिस्ट्रॉय द हैप्पीनेस एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ आवर फोर्थकमिंग जनरेशन। तो देखिए ये सब पॉइंट्स अच्छे पॉइंट्स हैं, लेकिन क्या है ना, एक कनेक्शन नहीं हो रहा है, एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में कनेक्शन होना चाहिए, और इसीलिए वो जो एनालिसिस है ना वो इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए आपने क्या किया है, आपने हिस्टोरिकल डायमेंशन ला दी यहाँ पे, तो कनेक्शन नहीं है। आप क्या कर रहे हो कि एलिमेंट्स ऑफ नेचर इंडियन फिलोसॉफी है, जैसे कि ह्यूमन बॉडी में 5 एलिमेंट्स होते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है। और जो कॉमन गुड की बात हो रही थी, बिलोंग्स टू ऑल, मेंट फॉर ऑल, अगर ये वहाँ पे आता ना तो मज़े आ जाते, लेकिन ये जो पोजीशन है ना ये सही नहीं है इसकी यहाँ पे, इसको आपको वहाँ पे प्लेस करना चाहिए था, ठीक है। बट डू वी केयर अबाउट द नेचर दैट नर्चर्स, क्या हम उसकी केयर करते हैं क्या? द आंसर इज नो, ठीक है। फिर आपने इसको एक्सप्लेन किया है। तो देखिए बात वही है कि एक कनेक्शन जो है ना वो कनेक्शन नहीं बैठ रहा है, मतलब आपको जो चीज़ समझ में आ रही है ना आपने उसको स्टार्ट कर दिया है, एक तरह का लिंक मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है। फिर आप क्या बोलते हो, दो इट वॉज नॉट ऑलवेज लाइक दिस, शुरुआत से ऐसा नहीं था, फिर आप फिर से हिस्ट्री में चले गए हो। तो देखिए पहले भी गए थे, अब आप फिर से चले गए हो, तो ये चीज़ थोड़ी सही नहीं है। आप यहाँ पे ट्राइबल्स की बात कर रहे हो, उसके अपने एग्जाम्पल दिए हैं, आप होमोसेपियंस की बात कर रहे हैं, तो ये सब पॉइंट्स अच्छे हैं, बट ये पॉइंट शुरुआत में आते तो इनका ज़्यादा इम्पैक्ट होता, ठीक है, हिस्टोरिकल डायमेंशंस वहाँ पे ज़्यादा होती। फिर बट इन टोटलिटी वी ह्यूमन बीइंग्स appear to be moving in wrong direction, ठीक है। वी आर ट्राइंग टू टैम नेचर फॉर आवर नीड्स एज वेल एज वांट्स एंड डिजायर्स, ठीक है। तो मतलब हमारा कंजप्शन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, और किस तरह से हो रहा है अब आप इसको एक्सप्लेन कर रहे हो, ठीक है, किस तरह से एक्सप्लेन कर रहे हो कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ है, ठीक है, उससे रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट बढ़ गई है। अब देखिए यहाँ पे आपने एंड में लिखा है कि ये जितने भी मेथड्स हैं इससे अनसस्टेनेबिलिटी ऑफ नेचर हुई है विच अल्टीमेटली अफेक्टेड द क्लाइमेट बैडली, ठीक है। इसके बाद आपने क्या किया ना, इसके बाद आपने नेक्स्ट डायमेंशन ले ली, इम्पैक्ट। तो ये एक अच्छा चीज़ है, तो दोनों पैराग्राफ के बीच में एक कनेक्शन हो गया, और इसी कनेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसी तरह से कनेक्शन होना चाहिए, और क्या इम्पैक्ट है वही सब आपने यहाँ पे लिख दिया है कि हीट वेव्स वगैरह आती हैं, साइक्लोन्स वगैरह आते हैं, ठीक है। तो ये सब अच्छा आपने अच्छा पॉइंट लिखा है, एंड जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो उससे ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, तो ठीक है, ये पॉइंट आपका यहाँ पे सही है। अब देखिए इसके बाद आपने सॉल्यूशंस की आप बात कर रहे हो कि सॉल्यूशंस किस तरह से होने चाहिए, जैसे कि इंडिया के लेवल पे आपने बात की है, पैसा की आपने बात की है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की आप बात कर रहे हो, एजेंडा 21 की आप बात कर रहे हो, तो ये सब अच्छे पॉइंट्स हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेशन की आप बात कर रहे हो, बहुत सारे जो कन्वेंशन है वो सब आपने मेंशन किए हैं, तो ये चीज़ अच्छी है, ठीक है। इसके अलावा देखिए द एनवायरनमेंट इज अ ग्लोबल कॉमन एंड द एंटायर ह्यूमन रेस हैज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन इट्स प्रोटेक्शन, हाउएवर द डेवलप्ड नेशंस वो नहीं कर रहे हैं। अब वो डायमेंशन आप लेके आए हो कि जो डेवलप्ड नेशन है वो क्या कर रहे हैं, ये चीज़ आपने यहाँ पे एक्सप्लेन की है, ठीक है। अब इसके बाद इश्यूज इन सपोर्ट ऑफ डेवलप्ड नेशंस,
जो डेवलप नेशन है उनमें क्या इश्यूज हैं कि वो अभी तक इसको सही से इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, कोई भी कंक्रीट फॉलोअप वगैरह नहीं हो रहा है, ये सब आपने यहाँ पे एड्रेस किया। बट देखिए क्या है ना कि इतने बड़े पैराग्राफ मत लिखो यार, छोटे छोटे पैराग्राफ होने चाहिए। यहाँ पे आप 2 पैराग्राफ लिख सकते थे और उसको मिला के आपने एक ही पैराग्राफ कर दिया है, तो वो चीज़ एक इशू है, ठीक है। फिर देखिए आपने क्या किया है कि इंडिया के क्या एफर्ट्स हैं, आपने नेशनल लेवल पे बता दिया जितने भी एक्ट हैं। अब देखिए इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप 3 या 4 डायमेंशन लिख देते तो काम हो जाता है, लेकिन काफ़ी बड़ा यह पैराग्राफ यहाँ पे हो गया है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या लिखा है, उसके बाद आपने और वही सब बात की है कि क्या क्या सोल्यूशंस वगैरह होने चाहिए। फिर आप कुछ सजेशन भी दे रहे हो, जैसे कि जो हमारे एंशियंट टेक्स्ट हैं अथर्ववेदा, उसमें क्या बात की है, बाउंडन ड्यूटी दैट वी मस्ट प्रोटेक्ट द अर्थ सो दैट लाइफ कैन बी सस्टेन। तो आप वे फॉरवर्ड बता रहे हो, सोल्यूशंस आप बता रहे हो, तो ठीक है, सोल्यूशंस आपने यहाँ पे काफ़ी सारे बताए हैं। तो देखिए कंटेंट का तो इशू है ही नहीं, कंटेंट का इशू तो है ही नहीं, इशू क्या है, स्ट्रक्चर का इशू है। फिर आपने क्या लिखा है, कंक्लूड किया है कि ऑल नेशंस शुड वर्क इन कोऑपरेशन एंड प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। ये बात सही है, ये अच्छा पॉइंट है। एंड इट्स द टाइम फॉर ऑल ह्यूमंस टू थिंक बिफोर दे एक्ट एंड एक्ट बिफोर इट इज़ टू लेट, बिकॉज द अर्थ डज नॉट बिलोंग टू अस, वी बिलोंग टू द अर्थ। तो ये बहुत ही अच्छे से आपने कंक्लूड किया है। तो देखिए ऑब्जर्वेशन क्या है कि काफ़ी सारी डायमेंशंस आपने मिस कर दी हैं, आप केवल 2 ही डायमेंशन लेके चले हो, ठीक है, कि डेवलप्ड नेशन ने क्या चीज़ नहीं की है, क्या उसके इम्पैक्ट हैं, और एक डायमेंशन और आपने बता दी कि क्या सोल्यूशन होने चाहिए। ये 3 डायमेंशन में आपने पूरा ऐसे कवर किया है, ठीक है। तो और भी डायमेंशंस आपको ऐड करनी चाहिए, जो थीम है ना मेन कॉमन गुड, वो मुझे नहीं दिखी, ठीक है। तो वो चीज़ आप समझ लो, पैराग्राफ थोड़े छोटे लिखो, इतने बड़े पैराग्राफ मत लिखो। जब एग्जाम्पल दे रहे हो तो ऐसा नहीं पूरा पैराग्राफ भर दिया, 4-5 काफ़ी हैं, ठीक है, उससे पता चल जाता है कि हाँ आपको नॉलेज है। देन कनेक्शन एक मिसिंग लगा, कहीं कहीं पे दिखा भी सही बट कहीं कहीं पे मुझे मिसिंग भी लगा, ठीक है। तो इन सब पे आपको काम करना चाहिए, ठीक है। तो इसी के साथ ना ये जो हमारा आज का सेशन है इसको हम कंक्लूड करते हैं। अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को, हमारे इनिशिएटिव को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, फॉरवर्ड करें, ताकि मैक्सिमम लोग इससे जुड़ सकें। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।